हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ पीहू। आई होप डूइंग रियली वेल। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री 6 क्लास की। आज है लास्ट चैप्टर जिसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। ठीक है, तो ये अब है हिस्ट्री की क्लास 7th क्लास। ठीक है, 7th की आगे हम करेंगे और 6 क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री इस लास्ट चैप्टर के बाद ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगी हमारी। तो ये है लोह स्तंभ। ठीक है, ये लोहे का बना हुआ है, तो इसे बोलते हैं लोह स्तंभ। ठीक है, तो ये कहाँ मिला? ये महरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार, जो कुतुब मीनार है उसके परिसर में खड़ा एक लोह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत नमूना है। ठीक है, तो ये अद्भुत नमूना है किसका? भारतीय शिल्पकारों का। और ये कहाँ खड़ा है? महरौली के, ठीक है, कुतुब मीनार परिसर में। लोह स्तंभ पूछा जाए कहाँ है तो बता देना है महरौली में कुतुब मीनार के परिसर में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7.2 और मीटर है। ठीक है, और वज़न कितना है? 3 टन। ठीक है, 3 टन वज़न है। ऊंचाई है 7.2 मीटर। ठीक है, इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले करवाया। ठीक है, इसके बनने के समय की जानकारी इसमें जो इसके ऊपर खुदे अभिलेख है उससे मिलती है। इसमें चंदर, किसने बनवाया था इसे? चंदर नाम के शासक का जिक्र मिलता है, जो स्वतः गुप्त वंश के थे। ठीक है, मुझे गुप्त वंश के शासक थे, नाम क्या था? चंदर। और ये आश्चर्य की बात है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। ठीक है, ये वैसे का वैसे ही खड़ा, इसमें जंग नहीं लगा। ठीक है, टाइम के साथ थोड़ा तो परिवर्तन हुआ है इस लोहे में, लेकिन जंग नहीं लगा, ये ख़राब नहीं हुआ। ठीक है, ईंटें और पत्थर की इमारतें। और ईंटें और पत्थर की इमारतें हमें क्या बताती हैं? पुराने टाइम के बारे में। ठीक है, हमें शिल्पकारों की कुशलता के नमूने सपूतों, जो स्तूप थे उनसे मिलते हैं, कुछ इमारतों में दिखते हैं। स्तूप शब्द का अर्थ क्या है? टिला। ठीक है, जैसे मिट्टी के बड़े बड़े टिले बन जाते हैं वैसे एक बहुत बड़ा टिला बना दिया जाता है। ठीक है, सपूत कैसे बनते हैं ये दिखाया गया है। हमें सपूत विभिन्न आकार के मिलते हैं, विभिन्न गोलों, जहाँ लंबे तो कभी छोटे जहाँ बड़े। ठीक है, कभी छोटे होते हैं, कभी लंबे होते हैं, कभी गोल होते हैं। इन सब में से एक समानता है, सभी सपूतों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। ठीक है, क्या रखा जाता है? डिब्बा। इन डिब्बों में बुद्ध जहाँ उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख। ठीक है, सपूत बना दिए। ठीक है, उसमें कहीं भी एक डिब्बा रख दिया, उसमें जहाँ तो बुद्ध के कोई निशानी रख दी। ठीक है, जैसे दांत, हड्डी, राख, जहाँ उनके द्वारा उपयुक्त होने वाली कोई भी चीज़। ठीक है, जहाँ सिक्के रख दिए उनके टाइम के। ठीक है, इसमें एक डिब्बा रखा जाता है जिसमें उनके शरीर के अंग जहाँ उनके द्वारा प्रयोग में लाएगी कोई भी चीज़ रख दी जाती है। इसमें आधुनिक इन्हें क्या बोला जाता है? धातु मंजूषा। ठीक है, प्रारंभिक सपूत धातु मंजूषा, ठीक है, के ऊपर राख मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया जाता था और बाद के काल में इसे गुंबदनुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थर से ढक दिया गया। ठीक है, टाइम टू टाइम इसमें डेवलपमेंट होता गया। पहले तो सिर्फ टीला बनाते थे जिसे मंजूषा बोला जाता था, और धीरे धीरे मिट्टी का टीला बन गया, फिर टीले के बाद इसे ईंटों से ढक दिया गया, और फिर इसके ऊपर गुंबदनुमा क्या पत्थर तराश कर इसे ढक दिया गया। टाइम टू टाइम जैसे जैसे राजा महाराजा बदलते गए, बौद्ध धर्म को मानने वाले, वैसे वैसे उसका डेवलपमेंट होता गया। ठीक है, तो आगे है प्रस्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, एक वृत्ताकार पथ बनाया होता है जिसे प्रदक्षिण क्या बोलते हैं? प्रदक्षिणा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रदक्षिणा। पूछ सकते हैं प्रदक्षिणा क्या है बौद्ध धर्म में, तो सपूत के चारों ओर परिक्रमा करने वाले को जो पथ बनाया होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रदक्षिणा। ठीक है, प्रदक्षिणा पथ। इसे रास्ते को रेलिंग से चारों, जो रेलिंग होती है इसमें, ठीक है, रेलिंग से घेरा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? वेदिका। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है जिसे वेदिका बोलते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बना होता है। क्या बना होता है? प्रवेश द्वार। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजाया जाता है। ठीक, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, ठीक है, शुरू में किसी भी लगा लो मंदिर में जाते हैं या कोई भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, सबसे पहले हमें रेलिंग से निकल के जाना पड़ता है। ठीक है, दोनों तरफ क्या लगी होती है? ग्रिल टाइप लगा होता है और बीच में रास्ता बनाया होता है। ठीक है, एक साइड मैन जाते हैं, दूसरी साइड वीमेन जाते हैं।
तो वहाँ से निकल के आगे क्या हमें बड़ी ही सी मूर्ति दिखती है। जिस भी धार्मिक कोई भी धार्मिक मंदिर है, मस्जिद या गुरुद्वारा, ठीक है, उसके बारे में क्या लगाई जाती है, मूर्तियाँ लगाई जाती है या फोटोज लगाई जाती है, ठीक है। तो वैसे ही इसमें भी वैसा ही था, प्रवेश द्वार पर सुंदर कलाकृतियों से सजाया होता था। वैसे जैसे आज हम मंदिर या गुरुद्वारा या मस्जिद जाते हैं, या गिरजाघर जाते हैं, तो सामने लगी होती हैं तस्वीरें या मूर्तियाँ, वैसे ही था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, यहाँ कभी एक भव्य सपूत सपूत हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस सपूत को सजाने के लिए शिल्पकारों ने चित्तर उकेरे होंगे, ठीक है। इसके बारे में बात करिए, चित्तर 7, ठीक है, शायद इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कई बार पहाड़ी को काटकर बनाई, तो कई बार पहाड़ी को काटकर गुफा बनाई जाती है। कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता है। नेक्स्ट नीचे है, दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया, ठीक है। साथ साथ बौद्ध जो सपूत बनाए जा रहे थे, ठीक है, मंदिर वो उनके द्वारा मतलब मंदिर टाइप बनाए जा रहे थे। वैसे ही हिंदू धर्म में भी किसकी, विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह था, ठीक है। गर्भगृह इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। यह मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है, ठीक है। गर्भगृह क्या होता है, जहाँ देवी देवताओं की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। इस स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, ठीक है। जहाँ पे मूर्तियाँ लगी होंगी वहीं धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, ठीक है। यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति पूजा करते हैं। अस्कर गर्भगृह एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाया गया है। भीतरगाम जैसे मंदिर, एक भीतरगाम है, ठीक है, उसका एक मंदिर है जिसके काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते हैं। शिखर निर्माण के कार्य करना कठिन और सावधानीपूर्वक था, ठीक है। नेक्स्ट है, ये सांची सपूत है, ठीक है, मध्य प्रदेश में, देख लीजिए। ये देखो टीले नुमा बना हुआ है, ठीक है। टाइम टू टाइम टीले से ईंटों के बाद इसमें पत्थर लगा दिया गया, ठीक है। पत्थर में आकृतियाँ बना दी गई, ठीक है, कारीगरी कर दी गई इस पर। और ये फिर है, ये आ गया जी कलाकृतियाँ, ठीक है। ये कैसे कलाकृतियाँ बनाई हुई हैं। नेक्स्ट जी, ये आ गया अब दाईं और उत्तर प्रदेश के भीतरगाम का एक आरंभिक मंदिर है जो लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों से बना हुआ है। दाहिनी ओर महाबलेश्वरपुरम का एक आकस्मिक मंदिर है, ठीक है। इसमें प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को काटकर बनाया गया है, ठीक है। ये देखिए, ये है भाई, तो ये है मंदिर, तो ये नीचे आएगा, ये एक ही पहाड़ी को काटकर बनाया गया है। ये देखिए, एक बड़ी सी पहाड़ी उसे काटकर बना दिया गया, ठीक है। ये मंदिर है उस टाइम का, जैसे देखिए कलाकृतियाँ की हुई है, ठीक है। मंदिर को बनाने के लिए समय पत्थर को काटने विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता था, ठीक है। एल्होल का दुर्गा मंदिर कितना पुराना है, जो एल्होल का मंदिर है, एल्होल का मंदिर 1400 साल पुराना है। कौन सा, दुर्गा मंदिर, जो भी पूछ सकते हैं। एल्होल का पुराना दुर्गा मंदिर कितना पुराना है, तो वो 1400 साल पुराना है, ठीक है। ये देख लीजिए आप। तो अधिकार मंदिर में मंडप नाम की एक जगह होती थी, जो एक सभागार होती है जहाँ लोग इकट्ठा होते थे, मतलब बीच में एक वो जगह बना दी गई जहाँ पे लोग इकट्ठा हो सके। महाबलेश्वरपुरम में एल्होल, ठीक है, ये मैप में बोला गया है। इन शहरों में पत्थर से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, इनमें से कुछ जहाँ दिखाया गया। ये देखो, ये एक दिखाया गया है, इसमें कलाकृतियाँ, और ये एक, चलो इसको पढ़ते हैं। सपूत तथा मंदिरों पर किस तरह बनाए जाते, सपूत और मंदिर किस तरह बनाए जाते थे उस टाइम में। सपूत तो स्तूप थे, ठीक है, स्तूप होते, मैं सपूत बोल दे रही, ठीक है। स्तूप तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी, मतलब कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता था। इसमें काफ़ी धन भी खर्च होता था। आमतौर पर राजा तथा रानी ने बनवाते थे, ठीक है। कौन बनवाते थे, राजा और रानी, ठीक है। मेरे आपके जैसे को तो काम ही नहीं, जिनके पास थोड़ी पैसों की कमी रहती है, ठीक है। पहला काम क्या था, अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढना, ठीक है। पत्थर पर ये कारीगरी ज़्यादा होती थी पहले। फिर बड़े बड़े पत्थर जो शिलाखंड को खोदकर जो पहाड़ों से
पत्थर लेके आने, बड़े बड़ी शिलाएं लेके आनी। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार करता है कि एक स्थान पर शिला खंडों को पहुंचाना, ठीक है। वो बड़ा सा पत्थर लेके आए, फिर वो तय स्थान पर जा राजा महाराजा ने बोला, महारानी ने बोला जी यहाँ पे मंदिर बनेगा, ठीक है, जहाँ पे सपूत लाए जाएंगे तो वहाँ ले जाके लिख दिया करते थे, ठीक है। यहाँ पत्थर को काट छाट कर तराशने के बाद खंभे, दीवारें की चौखटें, फर्श तथा छत का आकार दे दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लाना काफ़ी मुश्किल काम था। फिर वो ठीक मतलब सब तराश दिया गया, सब कुछ हो गया, फिर इन्हें अपनी जगह पर सेट करना बहुत मुश्किल काम था। तो देखिए ये जैन उड़ीसा का जैन मठ है, ठीक है। ये मठ है, जैन मठ है, किसका? जैन धर्म का, ठीक है। एक पहाड़ी को खोदकर बनाया गया 2 मंजिली इमारत, ठीक है। इसमें प्रवेश द्वार को ध्यान दीजिए, जो जैन भिक्षु रहते थे, तो ये देखिए जी, ये बनाया गया है पूरी गुफा को, कह सकते हैं भी इसे एक ही पत्थर से काट के बनाया गया थी। ये रूम्स 2, 4, 6, 7 रूम इधर हैं और कुछ रूम इधर से, ठीक है। इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, बहुत बड़ा सा था। क्या किया, एक पहाड़ी को काट कर इसमें से बना दिया गया, जिसमें क्या रहते थे तब के भिक्षु रहते थे, जैन भिक्षु रहते थे, ठीक है। नीचे एक संग्रहालय, दिल्ली में एक मूर्ति, ठीक है। ये दिल्ली की संग्रहालय में रखी हुई एक मूर्ति है जिस पे कारीगरी की गई पत्थर पे। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करवाना शिल्पकारों को सारा खर्चा रानी देते थे। इसके बाद अतिरिक्त स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्तों को उपहार जो लेके आते थे, ठीक है, जो मत्था टेकते थे। इमारतों की सजावट की जाती थी। हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची में एक अलंकृत प्रवेश द्वार बनाने का खर्चा दिया था। ऐसे ही क्या प्रवेश द्वार को क्या बोलते हैं, तोरण। इसकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार, सारे क्या अपने हिसाब से सब पैसे देते थे, जैसे हम देते हैं ना सोसाइटी वाले इकट्ठा करके, वैसे उस टाइम में भी, ठीक है। ये तो पुरातन टाइम से चलता आ रहा है, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए पैसे देने, ठीक है। ऐसे कोई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंग और दीवारों पर खुदाए गए हैं। इसलिए आप इन स्थानों को देखते जाओ तो याद रखने कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने का अपना योगदान दिया। जैसे हम पर्ची काट के देते हैं ना, सोसाइटी वाले पर्ची लेके लो जी काटो 1100 की पर्ची, 2100 की पर्ची, ठीक है। ऐसे ही वो भी पर्चियाँ कटवाते होंगे और उनके नाम वहाँ खुदवा दिए गए। अब हम कागज़ पे लिखते हैं, तब उन्होंने उस स्तूपों पर भी लिखा दिया, ठीक है। मंदिरों में, स्तूपों में जैसे जैसे उन्होंने दान दिया वैसे वैसे उनके नाम लिखा दिए गए, ठीक है। ये कलाकृति देखो कितनी अच्छी है। ये कलाकृति बनाई हुई है, ठीक है। ये एक चित्रकला है जो यह वो जगह है जहाँ पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इसमें से शानदार बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। जो बौद्ध भिक्षु जो से हम बोलते हैं ना कमरे, रूम, जा रहने वाली जगह को वो क्या बोलते थे, विहार, ठीक है। इसमें से कुछ लोगों के चित्र द्वारा जहाँ पे कुछ चित्र भी बनाए गए, उसके साथ इनको सजाया गया है वो रूम्स को, ठीक है, जिन्हें वे विहार बोलते थे। या इनके कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। तो गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से दिखा चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए हैं। इन चित्रों के रंग कब तक के हैं, 1500 साल पहले, ठीक है। जो 1500 साल बाद भी चमकदार हैं, तो अब 1500 साल हो गए इन्हें बने हुए, आज भी ये क्या है, चमकदार है। ये रंग किस किस से बनाए गए थे, पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन कलाकृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात थे, इनका नाम नहीं लिखा, ठीक है। ये देख लीजिए कितनी अच्छी तरह से। अभी तो ये इन्होंने अंधेरे में बनाई है, वहाँ मिसाल जलाकर, ठीक है। और हम जैसों को तो 100 ट्यूबलाइट लगा दो, हमसे तब नहीं बनेंगे ऐसे, ठीक है। देखो कितनी अच्छी कलाकृति बनाई हुई है इन्होंने। आजकल तो बस टाइम पास ही है, कलाकार तो पहले ही थे जो अच्छी मूर्तियाँ, अच्छे स्ट्रक्चर बनाया करते थे, ठीक है। ये क्या है, ठीक है, ये हम बत्ती हैं। ये भी एक उस अजंता के चित्र को देख रहे हो इनका बन, ठीक है। ये देखिए, ये है एक चित्र, कितना अच्छा बनाया हुआ है, कितने अच्छे से उकेरा हुआ है पत्थर पे। अभी ये अंधेरे में बनाया गया था। पुस्तकों की दुनिया, ठीक है। इस युग में कई प्रकार के महान काव्य की रचना की गई है। ऐसे उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री, पुरुष और वीर गाथाएं और देवताओं की कथाएं जुड़ी हुई है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्लासेस में बहुत अच्छी कहानियाँ आएंगी, ठीक है। आगे करीबन 1800 साल पहले
1800 साल पहले। 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल काव्य, तो क्या नाम था इसका? सिलम सिप ये था सिप्लादिकरम, ठीक है, सिप्लादिकरम, ठीक है, ये सही नाम है इसका, की रचना की गई जिसे इलोंगो, ठीक है, नामक कवि ने। कौन सा कवि था? नाम था इलोंगो, इलोंगो, ठीक है, इलोंगो नामक कवि था। ये इसमें कोवलन नामक, ठीक है, कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी है। वह पुरा कहाँ पे रहता था? पुरा में रहता था। उसकी पत्नी कन्नगी, ठीक है, क्या नाम था? कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह कन्नगी पुहार, तो कन्नगी और पुहार को छोड़कर कहाँ चला गया? मथुरा चला गया। वह पांड्या राजा के दरबार में जोरी ने कोवलन पर, जो वो स्त्री थी, ठीक है, चोरी का जो वो जिसकी कहानी है, ठीक है, कोवलन पर क्या लगा दिया? चोरी का आरोप लगा दिया, जिस पर राजा ने उसे दंड दे दिया। कन्नगी को अभी भी उसे प्रेम, जो कन्नगी थी वो अब भी उसे प्रेम करती थी, और अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई मदुरै ने शहर का विनाश कर डाला। देखिए, ठीक है, वे एक व्यापारी था, उसका नाम था कोवलन, ठीक है, कोवलन अपनी पत्नी जो कन्नगी थी उसने उपेक्षा की। उसे छोड़कर वे एक नर्तकी क्या थी, उसका नाम माधवी से प्रेम करने लगा, और माधवी को लेकर क्या चला गया? मथुरा। और मथुरा में जाते एक जोरी था, उसने उस पर चोरी का आरोप लगा दिया गया, और जो चोरी का आरोप लगा देने के बाद राजा ने उसे क्या दे दिया? दंड दे दिया। किसका? प्राणदंड दे दिया, ठीक है, मारने का आदेश दे दिया, प्राणदंड दे दिया, भी इसे मार दिया जाए। पर जो कन्नगी थी वो अब भी उससे प्रेम करती थी। उसने अन्याय किया राजा ने, उसके बहुत दुखी थी, और उसने मथुरा शहर का विनाश कर डाला, ठीक है, क्या कर डाला? विनाश कर डाला, ठीक है। मुझे तो लगा पहले ही, अब भी विनाश करती हैं उस समय में भी यही चल रहा था, ठीक है। चलिए, ये थी एक कहानी, ठीक है। नेक्स्ट है शिल्पादिकरम, ठीक है, एक नाम है के लिए किया गया वर्णन। यह एक कन्नगी के दुख का एक वर्णन किया गया है। शिल्पादिकरम जो कवि थे, ठीक है, उनके द्वारा लिखी गई रचना है। वो क्या लिखती है? ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे संतावना तक नहीं दे सकते, क्योंकि यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुले धूल से सना यूं ही पड़ा है। यह कहाँ का न्याय है कि गोधूल की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वन वृक्ष स्थल तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली एहसासी और हताशा होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार ने दोष वगंतुक के प्राण ले सके, ठीक है, मतलब अबला के, ठीक है। क्या ईश्वर नहीं है? वो बोलते कि क्या ईश्वर नहीं है? कि जिस देश में अन्याय हो रहा है वहाँ ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? क्या यहाँ ईश्वर है ही नहीं? ये बोलती है कौन? कन्नगी बोलती है, अपने दुख का वर्णन करते हुए, जो शिल्पादिकर ने लिखी है, ठीक है। ये थी इसकी कहानी। नेक्स्ट है एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई, ठीक है, ये मणिमेखलाई है, जो करीबन 1400 साल पहले लिखी गई, संत सतनार द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? मणिमेखलाई किसके द्वारा लिखी? सतनार द्वारा। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। यह रचनाएं कई सदियों पहले खो गई थी, लेकिन इसकी पांडुलिपियाँ दोबारा 100 साल पहले मिल गई। कब मिली? 100 साल पहले मिल गई, पहले ये खो गई थी। चलिए जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अब। मेघदूत का एक श्लोक है। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत का एक अंश दिया गया है, जहाँ वह विरह मतलब किसी प्रेमी के चले जाने के बाद उसके प्रेमिका के हाल को क्या बोलते हैं? विरह, ठीक है। विरह प्रेमी बरसात के बादलों को अपना संदेहवाहक बनाने की कल्पना करती है। बोलती है जो बादल होते हैं उसे बोलते हैं कि आप मेरा संदेश उस तक पहुंचा दो, ठीक है। जैसे कबूतर रखते थे, अब ये बादलों को ही बना लिया इसने संदेशवाहक। क्या लिखता है? देखो इसमें किसी तरह कवि ने बादलों की उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवाओं का वर्णन किया है। तो कहाँ वर्णन किया है कवि ने? ठंडी हवाओं का जो उत्तर की तरफ चल रही है, ठीक है। पढ़ते हैं क्या है? तुम्हारी बशारों से
मुलायम हो उठी मिट्टी भी भीनी खुशबू से भरे, हाथियों की सांस में बसी जंगली गुलर को पकाने वाली शीतल ब्यार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। ये लिखता है, ठीक है, इतनी लिखी हुई है। तो ये कहानी थी उसने लिखी। प्रेमी बरसात के बादलों को अपना संदेहवाहक बनाने की कल्पना करता है, ठीक है। ये भी प्रेमी द्वारा बोला गया है। क्या है इसका नाम? रचना है मेघदूत, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट है पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से कई जुड़ी कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थी इसी काल में लिखी गई हैं। इसमें पुराण भी शामिल है, ठीक है। इसमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है पुराना, ठीक है, प्राचीन या पुराना। जय विष्णु दुर्गा पार्वती, ठीक है, विष्णु शिव दुर्गा तथा पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानी है। इन कहानियों में देवताओं की पूजा की विधि दी गई है। इसमें अतिरिक्त इस संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिक पुराण सरल संस्कृति श्लोक में लिखी गई हैं। सबसे पहले इन्हें सुनने और समझ सकें, ठीक है। सबसे पहले क्या है, इन्हें सरल है, ये संस्कृति में है, सुन सके और बोल सके, ठीक है। स्त्री तथा शूद्र इन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, तो वह भी इन्हें सुन सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे शूद्र, ठीक है, पर सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में करते थे, जिन्हें लोग सुनने आते थे। दो संस्कृति महाकाव्य कौन सी? रामायण और महाभारत लंबे अरसे से लोकप्रिय रही है। कौन सी काव्य लंबे अरसे से लोकप्रिय रही है? तो वो क्या है? महाभारत और रामायण। ये रही महाभारत और रामायण। इसमें से कुछ बच्चों इन कहानियों से परिचित हैं। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी बताती हैं। यह युद्ध एक पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वो करीबन 1500 साल पहले लिखी गई। देखिए ये किसके द्वारा लिखी गई? 1500 साल पहले ही लिखी गई बोला गया इसमें, ठीक है। एनसीईआरटी है, ठीक है। तो इसमें ऐसे ही शब्द दिए गए हैं। पुराणों और महाभारत दोनों ही व्यास नामक एक ऋषि के संकलित किया गया है। महाभारत में भगवत गीता भी है जिसमें के बारे में, ठीक है, बस पीछे हम पढ़ के आए 10वीं में, ठीक है। रामायण की कथा कौशल की राजकुमारी राम के बारे में। कहाँ का? कौशल। किसके बारे में है? राम जी के बारे में है। उनके पिता उन्हें वनवास दे दिया, यह तो सबको पता है, ठीक है। इनके अभी दिवाली आ रही है, ठीक है। इन वन में इनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस लाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी थी। वह विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या वापस लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण की एक प्रचलित कहानी इसके बाद लिखित रूप में दिया गया। संस्कृति रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। और जब राम जी वापस आए युद्ध के बाद सीता जी को लेके, तो क्या दिवाली सेलिब्रेट की गई, ठीक है। तो ये हमारी दिवाली भी आने वाली है, ये भी आपको पता चल गया दिवाली क्यों सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोगों की कहानियाँ क्या थी? कविता और गीत की रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते थे, नाटक को खेलते थे, ठीक है। इनमें से कुछ तो उस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियाँ सुनी ना, जिससे बहुत सारी शिक्षा मिलती है, लिखकर सुरक्षित भी कर ली गई थी। जातक कथाओं तो अस्कर स्तूपों की रेलिंग और अजंता के चित्रों में दर्शाई गई, ठीक है। ज़्यादा तो हमें चित्रों में मिली है, ठीक है। ज़्यादा तो हमने अनुमान ही लगाए हैं, भी ऐसा हो सकता है। और स्तूप ऑथेंटिक डाटा देते हैं हमें, ठीक है। और जो हमें मिली है, चित्र मिले हैं, ठीक है, पेंटिंग मिले, वो भी ऑथेंटिक डाटा देती हैं। जो हमें जैसे किसी की बैंगल मिल गई तो हमने सोच लिया ये किसी लेडीज़ की बैंगल होगी, ठीक है। नहीं जी, तब राजा महाराजा भी बड़े बड़े कड़े बैंगल्स टाइप पहनते थे, ठीक है। वो भी पूरा हाथ श्रृंगार करते थे, तो हमने क्या लगा लिया? अनुमान लगा लिया, ठीक है। चलिए जी, अब ये इम्पोर्टेंट कहानी है बंदर राजा की कहानी। तो एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ है। वह हिमाचल पर गंगा के किनारे लगभग 80,000 साल पहले, ठीक है, 80,000 साल पहले अपने अनुयायियों के साथ रहता था, ठीक है। कहाँ रहता था? ये रहता था हिमालय गंगा के किनारे।
अनुयायियों के साथ अपने जो भी बंदर थे उनके साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। एक खास किस्म का आम का पेड़ था, ठीक है, वो बहुत प्रिय थे। क्यों थे, चलिए पढ़ते हैं। ये आम बड़े मीठे थे, इन्हें स्वादिष्ट था। धरातल में इससे स्वादिष्ट इस संसार में कोई आम ही नहीं था। इस पेड़ के आम बहुत क्या थे, स्वादिष्ट थे। आम का नाम सुन के मुझे भी खाने की हो रही है। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी के किनारे बहकर वाराणसी पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वह राजा नहा रहा था। उसने वह आम मिला और चक्कर वह हैरान रह गया। उसने अपने राजा को, जो भी उसका राज्य था, जंगल की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वह इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वह राजा को हिमालय की पहाड़ियों पे ले गया। यहाँ पहुंचकर राजा ने उसे दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आम का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांध लिया। नदी पार करने के लिए एक पुल बना लिया। इसमें एक शोर को वह तब तक पकड़े रखा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। इस प्रयास में वह इतना थक गया कि मनपसंद मतलब कि वो मर गया, ठीक है, मरकर होकर गिर गया। राजा ने उन्हें यह सब देखकर बंदर को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह असफल हुआ। बंदर की मृत्यु पर उसके जो राजा था उसे बहुत शौक हुआ, वो बहुत दुख हुआ। राजा ने उसे पूरी सम्मान दिया, उस बंदर को पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरूच के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर रुकेरे के चित्र में दर्शाया गया। ये देखिए, ये चित्र भी मिला है। ये आम का पेड़ है, ठीक है, ये बंदर है और जी राजा महाराजा जी खा रहे हैं, ठीक है, और ये बंदर है और ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे आम खा रहे हैं पे बैठ के, ठीक है। तो ये थी कहानी बंदर और राजा की। नेक्स्ट है विज्ञान की पुस्तकें। विज्ञान की पुस्तकें क्या है, जिसमें ज्ञान तथा खगोलीय शास्त्र आर्यभट्ट ने संस्कृति आर्यभट्टम, ठीक है, नामक कविता लिखी है। इम्पोर्टेंट है, ये सबको पता ही है, ठीक है। इसमें उन्होंने दिन और रात पृथ्वी के अपनी दूरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्हें ग्रहों के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी एक विधि ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधि। क्या परिधि की विधि, ये भी याद रखना। परिधि की विधि किसने निकाली, आर्यभट्ट ने, ठीक है। आर्यभट्ट हम पूछ रहे तो ये भी बता देना है, आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई। अभी शून्य, ये पता है कि शून्य का प्रयोग इंडिया वालों ने निकाला था, ठीक है। अंकों का ज्ञान पहले से होता था, सबको होता था 9 तक, 1 से 9। अब भारत के वैज्ञानिकों ने शून्य के लिए एक नया चिन्ह का आविष्कार किया जो है 0, ठीक है। इसके आगे 1 लग जाए तो ठीक है, 1 इधर लग जाए तो ठीक है, ठीक है जी, 100 हो गया। और एग्ज़ाम में 1 इधर लग जाए तो होगी 0 0 1, ठीक है। ये 0 का ही खेल है सारा, ठीक है। गिनती की जाए पद्धति अरबों तक अपनाएगी तथा पहले वे अरब में चलेगी, फिर वे जो यूरोप में फैल गई, आज ये पूरी दुनिया में प्रयोग होती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बिना गिनती का प्रयोग करते थे, ठीक है। इसके बारे में जानकारी हासिल करनी, ठीक है। पहले है थी नहीं 0 तो प्रयोग तो ऐसे करते होंगे बिना 0 की ही आई, बाद में इंडिया वालों ने निकाल लिया, ऐसे काम इंडिया वाले करते हैं हमारे जैसे लोग, ठीक है। कागज़ जो हम लिखते हैं आज, कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। जो हम किताब पढ़ते हैं वो कागज़ पर छपती हैं, जिस तरह से लिखने के लिए अन्य कागज़ का भी उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार लगभग कब हुआ था, 1900 साल पहले। किसने किया था, लून एक व्यक्ति था, उसके द्वारा किया गया था। उसने पौधे के रेशे, कपड़े, रस्सियों और पेड़ की शाल को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा तथा सुखाकर कागज़ बनाया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने की इसी विधि का प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया, जो चीन वाले, ठीक है। पहले तो रेशम सिल्क वाला कपड़ा, ठीक है, रेशम वाला कपड़ा भी इन्होंने, रेशमी कपड़ा भी इन्होंने छुपा कर रखा।
2000 साल 3000 साल बाद में पता चला। अब ये इन्होंने ये भी छुपा के रखा, ठीक है, छुपाने में माहिर हैं। कब पता चला? 1400 साल पहले ही पता चला। कब, कहाँ ये तकनीक कहाँ चलेगी? कोरिया में चलेगी, ठीक है। साल पहले ये कोरिया तक पहुंच गई। लोग आए होंगे, उन्होंने देखा होगा, ठीक है, तो कोरिया पर पहुंच गई। तुरंत बाद जब जापान कोरिया से चली गई, जापान 1800 साल पहले बगदाद पहुंच गई। फिर बगदाद से ये यूरोप, अफ्रीका, एशिया तथा अन्य भागों में फैल गई। और हमारे उपद्वीप में कहाँ से आई? ये बगदाद से आई, ठीक है। ऐसे ऐसे कागज़ बनाने की विधि फैल गई, ठीक है। इन्होंने बताई नहीं किसी को भी। चलिए जी, अब है स्तूप, मंदिर, कलाकार, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित और विज्ञान, ठीक है। ये तो हो गया सारा, तो ये इम्पोर्टेंट है, एक पढ़ लेते हैं। स्तूप निर्माण की शुरुआत कब हुई? 2300 साल पहले। और अमरावती 2000 साल पहले। कालिदास 1600 साल पहले। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, कालिदास जी कब है? 1600 साल पहले। लौह स्तंभ, भीतरगांव का मंदिर, अजंता की गुफा, चित्रकारी, आर्यभट्ट 1500 साल पहले। दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले, ठीक है। तो ये अब तिथियाँ, ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ी हुई, ये लास्ट का चैप्टर है ना, तो इसके बारे में पूरी बुक का थोड़ा व्यू दिया हुआ है। इसे पूरी पुस्तक में हमें 2000 की शुरुआत बिंदु के रूप में रखकर घटना प्रक्रियाओं की अनुमानित तिथियों की जानकारी दी है। पर अन्य पुस्तकों में जो हम पढ़ेंगे उसमें तिथियां अलग अलग, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है? एनसीईआरटी में 2000, जो 2000 हम हिसाब लगाते हैं ना, हमारे भी जो अब लोग हैं 2000 ईस्वी से हिसाब लगाते हैं, ठीक है। इसी हिसाब से इसमें तिथियां दी गई हैं एनसीईआरटी 6 की हिस्ट्री में। जैसे कि पुरापुषाण युग, ये कब? लाखों वर्ष पहले था। मेहरगढ़ कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत कब हुई? 6000 साल पहले, ठीक है। 6000 ईसा पूर्व दी गई है। हड़प्पा के नगरों का विकास 2200 से 1900 ईसा पूर्व। वेदों की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व। महाजनपदों में गंगा के मैदान, ठीक है, निर्माण, जो गंगा के मैदानों के आसपास निर्माण हुआ। उपनिषद, जैन बौद्ध धर्म से जुड़े विचार लगभग 500 ईसा पूर्व। और पश्चिमोत्तर सिकंदर का आक्रमण 327 से 225 ईसा पूर्व, ठीक है। इसमें अब ईसा पूर्व दे रखे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना 321 ईसा पूर्व। अशोक शासन का लगभग 272 से 331 ईसा पूर्व के बीच। संगम साहित्य की रचना, ये इंपॉर्टेंट है, 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, जो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी, ठीक है, इतने बीच में हुई थी। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। कनिष्क अभागी, हमारी वाली, ठीक है, जो हम काउंट करते हैं, 78 से 100 ईस्वी। चंद्रगुप्त का साम्राज्य 320 ईस्वी। वल्लवी परिषद जैन कब हुआ? 512 से 521 ईस्वी। हर्षवर्धन का शासन 606 से 647 ईस्वी। चीनी यात्री हेन शुएन, अब जिसे हम हेन सुएंग बोलते हैं, 630 से 643 ईस्वी। पुलकेशिन द्वितीय का शासन 309 से 342 ईस्वी, ठीक है। यह ईस्वी और यह ईसा पूर्व, ठीक है। कुछ घटनाएं ऐसे जैसे शासकों ने शोक की शुरुआती तिथियों के रूप में हम, ठीक है, एक से अधिक तिथियों को देखकर मिला सकते हैं, ठीक है, ये बता दी गई हैं, ठीक है। ये तिथियाँ आपको इम्पोर्टेंट सारी याद कर लेनी है। अब है नेक्स्ट ईयर हम क्या पढ़ेंगे, जो हम 6th क्लास में हो जाएंगे, ठीक है, 6th क्लास से 7th क्लास में हो जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हम 7th क्लास की हिस्ट्री की क्लास लेंगे, ठीक है। हम देखते हैं कि पांडुलिपियाँ, अभिलेख, पुरातात्विक जो हमें विशेष मिले हैं इतिहास को जानने के लिए, राजा महाराजा ने जो भी किताब लिखी, मुगल साम्राज्य आएगा, ठीक है, कलाएँ आएंगी, मंदिर, मस्जिद, बगीचे, इमारतें बनाई हुई हैं, शहरों, शिल्पकारों, व्यापारियों, नगर संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे हम। आर्किटेक्ट, ठीक है, जो क्या था, खाना और सामग्री के बारे में, पूरी प्रक्रिया के बारे में क्या बोलते हैं, आर्किटेक्ट, संग्रहण, कैसे पशुपालन करते थे, कैसे खाना बनाते थे, ठीक है, उनकी विधि को, पशुपालन, कृषकों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। धार्मिक आस्थाओं, संगीत, कविताओं, रचनाओं, भाषाओं, ठीक है, इन सारे में पढ़ेंगे। तो ये है मानचित्र भारत का, ठीक है, ये है इंडिया का। हिमाचल, जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मेघालय, ठीक है, ये सारा आ गया हमारा, ठीक है। ये श्रीलंका साथ में बना दी जाती है, ठीक है। तो ये थी भाई जी हमारी हिस्ट्री, जो हो गई है कंप्लीट 6th क्लास की। इसकी पूरी की प्लेलिस्ट
मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी इसकी प्लेलिस्ट, आपने जाके सब देख लेनी है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपने एंजॉय की होगी क्लास। अच्छा लगा तो बता के जाना है, ठीक है। ना भी अच्छा लगा तो भी बता के जाना कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, दिस इज पीयू साइनिंग ऑफ, टेक केयर।